आज ना मैंने एक शेयर उठाया, CMPDI, सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। अब मैंने इसको क्यों उठाया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इसका जो मेजर रोल है वो ड्रिल करके ये पता करना कि किस किस जगह पे कोल का अवेलेबिलिटी है। अब मैं पहले भी जानता हूँ इस कंपनी के बारे में। क्यों जानता हूँ? क्योंकि मेरे फादर ना कोल इंडिया में वर्क किए हैं। तो वहाँ क्या होता है ना कि जब एक ही बार में कोयला ऐसे नहीं मिल जाता, तो वो चेक किया जाता है, ड्रिल किया जाता है और चेक किया जाता है कि उस पर्टिकुलर क्रस्ट के पास कितना कोयला अवेलेबिलिटी है। तो उसके लिए CMPDI का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अचानक से कोयला निकालने चले जाएंगे तो उसमें बहुत पैसा लगेगा। तो पहले R&D की जाती है, तो वो R&D का फेस है, वो सर्विस प्रोवाइडर है CMPDI। तो सबसे प्लस पॉइंट तो पहला ये था। दूसरा जो मेरे को इसमें ये लगा कि 2024-25 में इन्होंने 10 लाख का टारगेट लिया था। 10 लाख मीटर का टारगेट लिया था ड्रिल करने के लिए, और इन्होंने इसको अचीव किया। 2025-26 में इन्होंने 11 लाख का टारगेट लिया, इन्होंने इसको भी अचीव किया। और 26-27 में जो इनका टारगेट है वो है 12 लाख। तो बेस्ड ऑन अदर 2 इयर्स परफॉर्मेंस जो इन्होंने अचीव किया, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वो अचीव करेंगे सब। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है कि अभी CMPDI के साथ एक फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया भाई? अब ये डाइवर्सिफाई हो गया है। डाइवर्सिफाई हो गया कैसे? डाइवर्सिफाई, अब कोल के साथ ये रेयर अर्थ मिनरल्स को भी फाइंड आउट करेगा और अदर मटेरियल्स को भी, जैसे कोल हो गया, ऑयल गैस के लिए भी जा सकता है। तो अभी ये स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन अदर चीज में भी ये एक्सप्लोरेशन में जा रहा है। अब हम इसकी बात करेंगे कि ROE। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? 18%। ठीक। और इसका रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो है 11% से 12%। देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है ये है कि कोई भी शेयर होल्डर कभी भी एंट्री लेने जा रहा है, जो बड़ा शेयर होल्डर रहता है, हम लोग तो सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जो बड़ा होता है, जो 2000-5000 करोड़ लेके आ रहा है मार्केट में, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को जरूर चेक करेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूले से ये निकला 11 से 12%। इसका मतलब अगर इस कंपनी का ROE 12% से कम है, तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करना सही नहीं है। उसका एक टर्म्स होता है कि कम से कम उसको 11 से 12% का प्रॉफिट तो चाहिए चाहिए। लेकिन कंपनी जनरेट क्या करी? ये तो 18 दे रही, तो दिट इज गुड। मतलब अगर ये कम देती है 9%, तो यहाँ एक इन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन मार्क बन जाता। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के टर्म्स में ROE बहुत अच्छा है। अब ROIC, ये इसका है 22 से 25% का। तो ROIC क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब जो कैपिटल री इन्वेस्ट किया गया उसमें क्या रिटर्न उसको मिल रहा है। तो ये भी सब्सटेंशियली बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? और मेरा एक रूल और भी है कि ROIC शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ROE। क्यों? या बहुत ज्यादा ट्रमेंडस डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ROE ना बढ़ा जा सकता है। कैसे बढ़ा जा सकता है? अगर कोई कंपनी लोन ले ले किसी भी बैंक से, या बॉन्ड इशू करके पैसा ले ले, तो ये ROE बढ़ जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। और ये उस समय नहीं पता चलेगा, उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं, लेकिन जब वो रिटर्न्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया गया, क्योंकि भाई पैसा लिया गया है तो दिखाना पड़ेगा ना कहीं हम इन्वेस्ट करें, इसीलिए ना पैसा लिया गया है, इसीलिए बॉन्ड दिया गया है, इसीलिए बैंक से लोन लिया गया है। तो ROE उस पर्टिकुलर ईयर बढ़ जाता है तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, इसलिए उस साल पैसा बढ़ता है। नेक्स्ट ईयर अगर रिटर्न्स उस हिसाब से नहीं मिलते तो ये फिर एडजस्ट करना चालू होता है, जो कई शेयरों में आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्यों वो एकदम हाई ले लेता है और फिर वो एडजस्ट करना चालू करता है।
इसके बाद जो है वेट एवरेज कॉस्ट कैपिटल, ये है 8%। वेट एवरेज कॉस्ट कैपिटल में क्या है ना कि अगर वेट एवरेज कॉस्ट कैपिटल इज ग्रेटर देन आरओआईसी तो भी डेंजर है। अब यहाँ आरओआईसी ठीक है, ग्रेटर देन डब्ल्यूएसीसी मतलब ठीक है, डब्ल्यूएसीसी अगर ग्रेटर देन रहा आरओआईसी से तो आप ये समझ लीजिए कि डेंजर का टाइम है। यहाँ तक मैंने सर्वे किया था। इसके बाद मैंने देखा कि इसके शेयर होल्डिंग में प्रमोटर 85% है, एफआईआईज भी हैं, डीआईआईज भी हैं, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो इन सारे चीज़ को जब मैंने समराइज किया तब मैं जाके इसमें इन्वेस्ट किया। 231 के अराउंड मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले 5 6 महीने में इससे 40 से 50% का रिटर्न, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रिटर्न के दो तरीके भी है, मैं निफ्टी को 28,000 आने वाले 6 से 7 महीने में मांग भी रहा हूँ। अगर मैं यहाँ फेल हुआ तो मेरे को यहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी मेरे को 28,000 आने वाले 6 से 7 महीने में देना चाहिए और ऐसा हुआ तो ये ज़रूर मेरे को 60 से 70% रिटर्न देगा। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें।